हाँ, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। आज हम समसामयिक चर्चा करेंगे। जो आज का मुद्दा है वो जो हाल फिलहाल में घटित हुआ है, जो चर्चा के केंद्र में है, आज हम उस पर बात करते हैं। हम लोग हफ्ते में एक दिन इसके लिए तय करते हैं। जो आज का टॉपिक है, जो इशू है, जो हम लोगों ने रखा है चर्चा के लिए, वो है बंगलुरु में हुए हादसे, जो भगदड़ में 11 लोग मारे गए हैं। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु के टीना स्वामी स्टेडियम में आईपीएल जीतने की खुशी में जब आरसीबी ने, रॉयल बेंगलोर ने ट्रॉफी जीत ली, तो उसके उपलक्ष्य में इवेंट का आयोजन किया गया। ये एक बहुत ही खुशी का पल था, क्योंकि 18 वर्षों के आईपीएल के इतिहास में रॉयल चेस बेंगलोर ने पहली बार ये खिताब जीता है। तो ये उनके लिए खास मौका था। इसका टेस्ट मनाने के लिए वो इकट्ठे हुए। इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग के मारे जाने की खबर है और 50 से अधिक लोग घायल हैं। अब जब से ये घटना हुई है, भगदड़ हुई है, तब से ये चर्चा के केंद्र में है। जो आज हमने जो 5 बिंदु रखे हैं, उसमें पहला बिंदु यह है कि जो ये हादसा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, भीड़ या सरकार। हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी भाजपा वो कांग्रेस पे हमलावर है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं धर्मैया, उनकी आलोचना कर रही है। लेकिन देखा जाए तो ये जो रस्म है कि आपके राज्य में या आपके शासनकाल में कोई घटना हो तो हम आपको दोष दें, और हमारे शासनकाल में या राज्य में कोई घटना हो तो आप हमें दोष दें। अभी हाल ही में कुंभ आयोजन हुआ यूपी में, वहां भी भगदड़ मची। तो इसके लिए वहां की सरकार को दोष दिया गया, इसी कांग्रेस के द्वारा। तो ये परिपाटी चल रही है ब्लेम गेम की, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलने वाला है नहीं। इसका कोई सुखद परिणाम नहीं निकलने वाला। अब बात करते हैं भीड़ की। देखिए, भीड़ भीड़ को मैं अधिक जिम्मेदार मानता हूं सरकारों की अपेक्षा। देखिए, सरकार की जो सरकार है उसका अधिकार है नहीं कि वो किसी को, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पे उसको आने से रोक दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी, और अगर ऐसा नहीं करती है तो भीड़ बढ़ेगी और इस तरह की घटना होगी। मेरा मानना है कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, इस बात का ख्याल करना चाहिए। हम भेड़ चाल में कहीं भी चले जाएं। अभी हाल ही में
कुंभ हुआ, ऐसा माहौल था कि हर कोई जाने को तैयार है। देखा देखी में एक शब्द है फोम, उसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग, मतलब हम कहीं छूट ना जाएं। हर कोई जा रहा है तो भाई हम भी जाएंगे। इनमें उनका अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं भीड़ को अधिक दोषी मानता हूँ। हम वहां पर क्यों जा रहे हैं? वहां पे हमें क्या मिल रहा है? सरकारें इनके लिए, मैं सरकार को इसके लिए अधिक दोषी नहीं मानता। ये मेरा अपना मानना है। जो दूसरा है, क्या समाज में बढ़ता प्रचार तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे समाज में भी प्रचार तंत्र चल रहा है, ये उसी का दुष्परिणाम है। आज देखिए, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी माध्यम से किसी चीज को इतना ज्यादा लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है, चाहे वो फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, कि उनके पीछे लोग पागल हो गया है। लोग ये नहीं जानते कि इस आदमी की असलियत क्या है, इसकी नैतिकता क्या है, आज इसने जो जो मुकाम हासिल किया है वो कैसे किया है। बस जो मीडिया दिखा रहा है, उसका प्रचार तंत्र, तो उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आईपीएल के साथ भी ऐसा ही है। आईपीएल 2008 से खेला जा रहा है, और जब से ये खेला जा रहा है इसको इतना हाईलाइट किया जाता है, इसको इतना अटेंशन मिलता है मीडिया का, कि लोगों में इसके प्रति दीवानगी जबरदस्त है। और इसी का परिणाम है कि लोग पहुंच जा रहे हैं कार्यक्रम में, भीड़ बढ़ रही है। लोग अपने जो उनके सेलिब्रिटी हैं उनसे हैंडशेक करने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको एक नजर देखने के लिए लोग पागलों की तरह कहीं सब बन रहे हैं। तो उसी का तो दुष्परिणाम है। जो दूसरा जो इशू है, जो हम लोगों ने तैयार किया है, कि जो इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, हमने पहले भी इस पे बात की है, थोड़ा और इस पे मैं बात कर लेता हूं। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो इतनी अचर है, इतनी बेशर्म है, इतना उसके अंदर नैतिकता नहीं है, कि एक ही घटना अगर उसके यहाँ हो तो वो उसको दोष देगा, अगर इसके यहाँ हो तो उसको दोष देगा। लेकिन इसका राजनीतिकरण करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी सरकार किसी को कहीं कहीं जाने से तो रोक नहीं सकती, तो फिर उसे दोष क्यों देना? और जो राजनीतिकरण हो रहा है वो तो गलत है। हम तो ये भी देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी सक्रिय हो चुकी है। जो न्यायपालिका अपना जो मुख्य कार्य है, दंड देना, मामले सुलझाना, उसको चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में वो भी स्वतः संज्ञान ले रही है। तो हालत ये है। जो चौथा जो है, आयोजकों के द्वारा कार्यक्रम से पहले
पर्याप्त तैयारी न होना। हाँ, ये बात मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, इस बात में दम है। मीटिंग चल रही। जब हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी क्षमता है, जो इवेंट या जो अधिकारी हैं उनको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए इस स्थल पे हम कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उस व्यवस्था इतनी हो कि भीड़ का प्रबंधन हो सके। क्या है, लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता कि क्या हो सकता है, हादसा हो, दुर्घटना हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। अभी अखबार में चल रही थी कि ईरान में भर्ती रही है और जो हमारे है वो हंस रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो ये स्थिति है। इससे हम, मेरा ये मानना है कि जो इवेंट मैनेजर है उसको इसके बारे में सतर्क और सावधान होना चाहिए। जो सबसे अंतिम जो बिंदु है कि जो ये भेड़ चाल है, जो ये हादसे हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है, इसके पीछे एक बात और आती है कि इसमें जो भी व्यक्ति हताहत हो रहे हैं वे भावना प्रधान हैं। इनकी भावना किसी खेल से, किसी फिल्म से, किसी स्टार से इतनी जुड़ जाती है कि ये अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी खो देते हैं। हमने देखा कई जगह पे कि जो फिल्म स्टार हैं उनके जो बॉडीगार्ड हैं, जो उनके बाउंसर हैं, वो उसको मार रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। जब मैं मुंबई में था तो लोग शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ के बंगले के पास खड़े रहते थे। ये क्या पागलपन है, अपना काम काज छोड़ के हम किसी के बंगले के पास हम क्यों खड़े हैं? ये क्या चल रहा है? जो व्यक्ति फिल्मों में काम कर रहा है वो तो एक्टिंग कर रहा है, जो व्यक्ति मैदान में छक्के लगा रहा है वो छक्के लगा रहा है। क्या उसका आम आदमी से कोई सरोकार है? क्या उसका देश की समस्या से कोई मतलब है? क्या उस आम आदमी का जो जीवन स्तर है उसका उससे संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ये सब, लेकिन मीडिया के माध्यम से इनको हीरो बना दिया गया है और ये इतने लोगों के मन में बस गए हैं कि लोग पागलों की तरह इनको चाहते हैं। तो हम, इसमें हमारा यही मानना है कि हमें जो भावना है उसको नियंत्रण में करके जो बुद्धि है उसको प्राथमिकता दें और देखें कि उनकी उपयोगिता क्या है, वो है क्या। क्या उनके पास जाने से, उनको छूने से, हैंडशेक करने से, देखने से क्या हमारा जीवन बदल जाएगा? क्या हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो जो आज की चर्चा है उस विषय को मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जो विषय है उसको आपके सामने रखा। आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। और कोई भाई कुछ कहना चाहता है तो कहें। बोलिए भाई साहब। दरअसल आज ब्रिजेश जी भी थोड़ा सा किसी काम में अटके हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया 10 मिनट बाद हम जुड़ेंगे। और मैं कुछ इस विषय पर एक दो लाइन कुछ उनसे आज डिस्कस हुआ था तो मैं कुछ रखना चाह रहा था। बाकी और भी कोई भाई अगर बात रखना चाहेंगे तो बताएंगे। वास्तव में जो ये घटना हुई, ये घटना इसलिए, इस घटना के कारण को, व्यवहार को, लोगों के व्यवहार को और भीड़ इकट्ठा करने वाली बात को लेकर के बहुत सारे अपने पास ऐसे सोचने समझने के बिंदु हैं जिन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अभी हाल की कुछ घटनाओं को हम लोग लें। एक बाबा थे, क्या नाम है मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनके कार्यक्रम में भगदड़ मच गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कोई थे, कोई यादव करके थे। उनको, बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम तरह के उनसे सवाल हुए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, व्यवस्था के क्या इंतजाम थे, जबकि वो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था। एक दूसरी घटना ऐसी हुई कि कुंभ का आयोजन हुआ था। उस कुंभ के आयोजन में भी कुछ लोग, ऐसा सुनने में आया कि भगदड़ हुई, कुछ लोग नुकसान हुआ, कुछ लोग अ, नहीं रहे। उन घटनाओं पर भी तमाम तरह की बातें हुई। कई लोगों ने तो यहाँ तक कि सरकार से इस्तीफा तक मांगना, और वो सब भी सारी बातें हुई। राजनीति की जो अपनी सोच समझ सोचने का ढर्रा है, मीडिया का अपना सोचने का ढर्रा है, उस हिसाब से। इसी के साथ हमें एक घटना और भी जोड़ देनी चाहिए। लगभग साल भर तक ऐसे ही कुछ लोगों की भीड़ ने दिल्ली हाईवे को बंद कर रखा। बहुत दिनों तक शंभू बॉर्डर पे भी ऐसे ही बंदी किए किए बंदी लगातार बनी रही। अच्छा, इन्हीं घटनाओं के इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत सारी उपलब्धियां भी इनके साथ हैं। आज जब हम एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इस व्यवस्था को समझने के लिए बैठे हैं कि ये भीड़ से क्या तय हो रहा है। कई बार दिशा तय करने की बात होती है, कई बार इनके आयोजनों से तमाम अलग तरीके के राजनैतिक हित सिद्ध भी किए जाते हैं, राजनैतिक समीकरण भी साधे जाते हैं। कई बार आस्थाओं के प्रदर्शन का भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम आप देखिए। तमाम कथावाचकों के ऐसे हैं कि कार्यक्रम हो जाता है, लाखों लाखों की भीड़ खड़ी होती है। अच्छा, इन सब में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है?
अगर इस पर आप गहराई से विचार करें तो एक बात समझ में आता है, आयोजनकर्ता की पूरी समिति होनी चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, ये बातें तो ठीक है। लेकिन इन्हीं भीड़ का जब राजनीतिक इस्तेमाल होने लगता है, अपने शक्ति प्रदर्शन का जब इस्तेमाल होता है, तब हम क्या करें? क्या इन आंदोलनों को हम ये मान लें कि वो एक सत्ता कब्जाने के चक्कर में हो रहा है, या फिर इसको एक धार्मिक आयोजन जैसा कुछ मान लें, या हम ये मान लें कि इसमें जो लोग आ रहे हैं वो मूर्ख हैं, कुछ मूर्खों को मर जाने दें। आखिर इन सबका समाधान क्या है? क्या ये जो भीड़ के साथ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर हम अपनी मौन स्वीकृति दे दें, या हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें? आखिर इन सारे विषयों पर हमको कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ेगा। आज हम उस विषय पर सोचने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या। आवाज आप। क्या पूरी तरह से हम आयोजकों के ही ऊपर डाल दें, या हम पूरी तरह से उस व्यवस्था को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये किन उद्देश्यों को लेकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और आयोजन के बाद की स्थिति क्या होती है। आयोजन करे कोई, भरे कोई, सबको मुआवजा देना है, हर एक के जेब से पैसा जा रहा है, ये सब क्या है? हम चाहते हैं कि आज हम सब लोग गंभीरता से इस विषय पर और थोड़ा सा और चीजों को और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने अपनी बात कह दी, और भाई अगर कोई कहना चाहता है तो कह सकते हैं, आगे फिर चर्चा होगी। बताइए भाई साहब। जी भैया जी, हाँ नमस्ते मदन सभी जी साथियों बताइए। के लिए। बताइए मदन सभी जी। साथ हाँ जी, सभी साथियों के लिए नमस्कार। ऐसी घटनाएं अक्सर भारत में होती रहती हैं। अब किसको जिम्मेदार करें इसमें, मतलब सरकार का तो दोष नहीं है। जो मतलब भीड़ इकट्ठी होती है और इस तरह के हादसे होते हैं, तो उसमें जिम्मेदार तो मतलब भीड़ ही है। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार के ऊपर तो दोष मढ़ा जाता है कि मतलब ये व्यवस्था नहीं थी सरकार की, ये व्यवस्था नहीं थी। मर जाते हैं, फिर मुआवजा सरकार ही देती है, दंड जो है उसका सरकार को ही भुगतना पड़ता है। इसमें ऐसे प्रोग्रामों में बुद्धि प्रधान भी लोग जाते हैं और भावना प्रधान भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन घटनाएं कैसे होती हैं, क्या कारण है, ऐसी बातों पर भी मतलब हमें विचार मंथन करना चाहिए। और सरकार के ऊपर जो दोष मढ़ा जाता है, हम दोष सरकार को देते हैं कि ये व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी। ऐसी बातों पर भी हमें विचार मंथन गहराई से करना चाहिए। आखिर ये हादसे क्यों होते हैं? अभी पिछले साल एक भोले बाबा हैं, साकार विश्वहरि वाले, तो उन्होंने अपना सत्संग करा था जिला हाथरस में। बरसात का मौसम था। अब वो जब सत्संग करने के बाद समाप्त तो सत्संग हो गया, तो वहां जब महाराज जी के गुरु जी हैं, उनकी चरण धुल लो, चरण धुल लो। और भीड़ भाड़ में वहां किसी का पैर फिसला, किसी का मतलब भगदड़ मच गई। तो 25 मौतें हुई थी। तो मतलब लोगों ने जो सत्संग से जुड़े हुए थे, वो तो कहने लगे अरे ये तो महाराज जी की असीम कृपा, ये तो मतलब मर गई, वहां मौतें हो गई, वो स्वर्ग को चले गए। अब कुछ लोगों ने उन पे केस दायर भी करा, लेकिन पुलिस ने, कोर्ट वकीलों ने उनको बचा दिया कि महाराज जी का क्या दोष था। भीड़ जो है वो अपने आप को मतलब टकरा के भाग दौड़ में मर गए लोग। राज्य सरकार ने भी मतलब ज्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि संत महापुरुषों का काम जो सत्संग होने की वजह से। लेकिन पुलिस ने भी ज्यादा मतलब कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ, और वो जेल से भी बच गए। तो इस तरह से मतलब 25 व्यक्तियों की मौत हुई। तो इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं पर हमें विचार मंथन करना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर, चाहे वो कोई मेला हो, सत्संग हो, कोई सभा हो, तो ऐसी मीटिंगों में, सभाओं में बुद्धि प्रधान भी लोग जाते हैं, भावना प्रधान भी व्यक्ति पहुंचते हैं। बस इतना ही कहूंगा।
ज्ञानंद जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार विपिन भैया, बोलिए। देखिए, ये पूरी जो घटना हुई, इसमें मैं कहूंगा कि इसमें तीनों जिम्मेदार हैं। वो जुनूनी भीड़, भावना प्रधान लोगों की, आयोजक और सरकार। आयोजक को ये समझना चाहिए था कि जो समर्थक होता है वह जुनूनी होता है। वो अ, अगर इसमें इतना ही क्षमता होती कि हम उस भीड़ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उस स्टेडियम की क्षमता क्या है, या वहां पे क्या व्यवस्थाएं की गई क्या नहीं की गई हैं, वह जाने से पहले अपने व्यक्तिगत अपने विषय में सोचता कि वहां अब जाने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, तो वो जाता ही नहीं। ये तो उनका भीड़ का, मैं सिर्फ इतना ही दोष दूंगा। और दूसरा ये है आयोजक। आयोजक जैसे वहां पे उस मामले में जो जानकारी मिली कि पहले पुलिस की कुछ ही टुकड़ियां मांगी गई थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पुलिस की टुकड़ी बढ़ाने की मांग की गई, कुछ पुलिस की 20 टुकड़ियां बाद में शायद आई। ये तमाम चीजें वहां हुई। आयोजक भी जो है वो भुनाना चाहता था इस बात को, और वह भी आनंद फानन में व्यवस्था कर दिया। और उसके पास कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं जिससे कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, या भीड़ को कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो लोगों को बचाया जा सके, कम नुकसान कम हो। ऐसा कोई उनके पास प्लान नहीं था, ना कोई एक्सपर्ट वहां था। और सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि सरकार को उस समय, क्योंकि तुरंत ही जीता गया था वो आईपीएल का फाइनल, और जुनून लोगों के, उनके समर्थकों के सर पे सवार था, सरकार को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। सरकार को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए था कि वो पोस्टपोन करते इस बात को कि भाई हम इसको कुछ दिन के बाद कर लेंगे, या संख्या उसमें कम होती। एक कुछ ना कुछ वहां पे नियम कानून ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार भी जिम्मेदार है कि सरकार ने उस सब चीज को समझा नहीं। सरकार, खैर जो सरकारें होती हैं वो जनता का मतलब कुछ समझती भी नहीं है। वो मर गए तो मर गए, उनके पास इतना है कि ठीक है, आपको इतना रुपए हम दे देंगे, दूसरे के ऊपर एफआईआर करा देते हैं, अपने उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। यही सारी चीजें जो है सरकार करती है। ये पूरा जुर्मी मामला है, और इसमें जाने वाले मूर्ख होते हैं, मैं तो ये कहूंगा। ऐसे भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि अगर वहां जाने से हमारा नफा नुकसान क्या हो सकता है, फिर उसके बाद ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? आज बहुत कम लोग जुड़े। मुझे लग रहा है विषय थोड़ा सा इस बार का हल्का हो गया। बहादुर सिंह जी, मोहन बाबू, वैद्यराज जी, श्रीकांत जी कुछ रखे? अच्छा, मोहन बाबू बताएं। मोहन बाबू। हेलो। हाँ भाई साहब, आपकी आवाज आ रही, बताइए। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय विपुल आदर्श जी ने रखा है कि जो समसामयिक मतलब वर्तमान में जो घटनाएं घटी हैं, उसमें वो आईपीएल मैच का जो बेंगलुरु चैलेंजर्स का जो ये हुआ था, जो विनर था, का
एक सम्मान समारोह जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रखी गई, और उस समारोह में जो न्यूज में हम देख रहे हैं कि 11 व्यक्तियों का देहावसान हो गया और करीब 63 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जो है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर आज का जो है चिंतन मंथन हम लोग कर रहे हैं। तो पहली बात है कि जब आप किसी महानगर में अगर कोई प्रोग्राम रख रहे हैं जहां की आबादी जो है वो करोड़ों में होती है, जहां पर करोड़ों में आबादी होती है और जो आईपीएल कंपनी है, जो फ्रेंचाइजी है, जो मैच कराती है, वो केवल इस मैच का प्रचार प्रसार करके ही अरबों खरबों रुपया का इनका व्यापार है। और जब 2 महीना से ये मैच चल रहा है और सभी टीवी पर, मोबाइल पर मैच देख रहे हैं, सब प्लेयर्स को देख रहे हैं, सबका जो मैच में उनकी जो अपनी जो क्षमता का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सब देख रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से भीड़ बन करके और जा करके जहां पर लाखों आदमी का भीड़ होगा, वहां पर तो आप पीछे से देखेंगे उनकी शक्ल भी नहीं दिखती है, जितना कि आप मोबाइल और टीवी में देख लेते हैं। तो आपके ऊपर ये किस प्रकार का जैसे जुनून है या मूर्खता है या भेड़ चाल है। तो पहली बात है कि जो इस प्रोग्राम को जो मैच वाले जो रखते हैं, कराते हैं, तो उनको तो इससे ये लाभ होता है कि आने वाले समय में फिर से जो है पागलों की भीड़ इस मैच को देखने के लिए और बढ़ती है और इनकी व्यवसाय जो है और बढ़ता है। दूसरा चीज है, बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो वहां पर जब डायरेक्ट मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो ऑटोमेटिक है कि उनके समर्थक भी लगे होंगे, उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं वो भी लगे हुए होंगे, और वो भी अपना जो है उसमें कुछ राजनीतिक जो है अपना लाभ उठाना चाहते होंगे। तो जहां हम देख रहे हैं जिस चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 की है और वहां पर 2 लाख 3 लाख अगर व्यक्ति अंदर चले जाते हैं, तो भाई कैसे चले जाते हैं? सारे तरफ गेट बने हुए हैं और गेट से अंदर जो है तो पब्लिक जा रही है, तो क्यों नहीं भाई गेट के बाहर रोका गया कि नहीं जो है, क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी से डबल हो गया है,
अब इसमें नहीं जा सकते हैं। और जब आप एक महानगर में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो जब अगर सरकार ये समझती है, वहां पर आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, यहाँ पर तो भीड़ बहुत अधिक मात्रा में होगी। जब केवल मैच देखने के लिए 1000-2000 का टिकट लगता है और स्टेडियम पूरा भर जाता है, वो आप खुद जैसे है सोच सकते हैं कि वहां पर भीड़ तो आएगी ही। तो आखिर आपने आयोजन को क्यों जिसे स्वीकृति दिया? तो स्वीकृति इसलिए मिला कि कुछ सरकार ही जैसे है उसमें जो है किसे सम्मिलित है। तो जो सरकारी अमला के अफसर हैं वो क्या कर सकते हैं? और वो भी लिखित रूप में आयोजन करने की अनुमति मिली है कि नहीं मिली है, ये भी जैसे है तो जांच का विषय है। तो इन सब जांच के लिए हाई कोर्ट ने सभी, जैसा विपिन जी ने बताया, कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है और आयोजनकर्ता जो आईपीएल वाले हैं और जो भीड़ है, तो भीड़ को तो आप कह लीजिए कि से बुद्धिजीवी तो उसमें कोई जाता ही नहीं है, क्यों जाएगा उसमें, उस भीड़ में मरने के लिए। ये तो केवल जो है भावनात्मक रूप से जो आपका पांचवा पॉइंट है बुद्धि प्रदान का, उसमें कोई काम नहीं है। और जो बुद्धि प्रदान थोड़ा बहुत जो 100, 200, 500, 1000 में है, उनको कुछ नहीं होना है, वो तो आयोजन में है और सुरक्षा के अंदर है। बाकी जितना जो भीड़ है वो मूर्ख और भावना ही प्रधान है, जिनको कि कुछ मिलता तो है ही नहीं, केवल नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे तरह से एक बार नहीं कई बार जो है मोबाइल और टीवी पर देख चुके हैं, फिर उसके प्रति क्यों जुनून? अब आप एक बात इसमें ये भी है कि आयोजकों द्वारा कार्यक्रम से का पर्याप्त तैयारी न होना। तो भाई आयोजक को जो तैयारी कर रहा है तो उसमें इतनी भीड़ का खर्चा भी बहुत अधिक है तैयारी करने में। तो अब उतना खर्चा क्यों करे? सरकार भी अगर खर्चा करती है तो भाई इस का मकसद क्या है, इससे क्या मिलेगा? आप इस पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? भाई उनको तो एक स्टेडियम का है, कहीं भी सम्मान करके टीवी और इससे भी दिखाया जा सकता था। तो आयोजक की भी इसमें अपना फायदा है, प्रचार प्रसार उनका हो रहा है। और वो तो बाल बाल निकल जाएंगे कि भाई प्रशासन नहीं संभाला तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार आयोजक जो है तो निकल जाएंगे। अच्छा, जहां पर भी भीड़ एकत्रित होता है, चाहे कहीं पर हो, अगर राजनेताओं को ये लगेगा यहाँ पर लाखों का भीड़ एकत्रित होना है, वो बिना मतलब के उसमें बीच में कूद जाएंगे। काहे कि उन लोग को बना बनाया अगर भीड़ मिलता है तो उनको भाषण देने, प्रचार प्रसार करने, उनकी वाहवाही करने से वो अपना राजनीतिक जो है वो अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मीडिया को है कि जो आईपीएल वाले होते हैं ये इतना पैसा देते हैं और वो इतना प्रचार प्रसार करते हैं कि उन्हीं प्रचार प्रसार से इनकी सारी आमदनी का स्रोत। जब प्रचार प्रसार होते हैं तभी भीड़ जो है पागल होता है, कोई भी स्टेडियम खाली नहीं रहता है। टिकट एडवांस में बिकता है, ब्लैक में बिकता है।
तो प्रचार प्रसार का भी इसका काफी प्रभाव है। तो इसमें तो दोषी जो है वो सरकार भी है, राजनीतिक वाले भी हैं और मीडिया वाले भी हैं और आयोजक भी हैं। इनको सबको इससे फायदा है और नुकसान जो है केवल ये भावना प्रधान और मूर्खों का है, जो कि उनके बहकावे में आकर या उनको भीड़ को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर जो हैं, और मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि सबको फायदा होता है। इनका समय का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, परेशान भी होते हैं। लेकिन अब ये चीज जो है, अब जो है से घटना होता है और इस प्रकार से बराबर ऐसे ही घटना होता है और सब कोई जानते हैं कि होना कुछ नहीं है। कुछ सरकार मुआवजा दे देगी, किसी को सस्पेंड कर देगी, किसी को ट्रांसफर कर देगी, महीना 15 दिन में सब टाइट सब ठंडा हो जाता है। अब आप देखिए कि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के माध्यम से केवल का क्रिकेट मैच ही है, कई प्रकार के और खेल हैं, उनमें तो इस प्रकार का कहीं भगदड़ भीड़ और इस प्रकार का नहीं होता है। इसलिए कि उसमें जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से इतना जो इनकम का सोर्स जो बनाया जाता है, तो ये आईपीएल वाले या क्रिकेट वाले मीडिया को पैसा देते हैं। बाकी को पैसा नहीं मिलता है तो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, कितने मैचेज हैं, तो उनका जो है प्रचार प्रसार नहीं होता है या उसको इस प्रकार से सम्मानित नहीं किया जाता है। आज सारा खेल जो है ये सब पैसे का रहता है और पैसा पब्लिक से ही आना है, और पब्लिक को किस प्रकार से हम मोटिवेट करके इनको हम मूर्ख बना सकते हैं, ये सारा जो है एक यूनिटी का अपना कार्यक्रम चलते रहता है। तो यही सब जो है इस प्रकार के जहां भी भीड़ होता है, और जो है कुछ जो है इसमें अपराधी तत्व भी रहते हैं, जो कि इसमें जो इसका डिस्टर्ब करने के लिए कुछ न कुछ भीड़ में जो है एक शिगुफा छोड़ देंगे या कुछ इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि सब इनका दोष है, लेकिन वो अपना काम करके और धीरे से निकल जाते हैं और बाकी सब कोई जो है इसमें फंस करके और मूर्ख लोग मरते हैं और बाकी जो है इसका भुगतान जो है सो भुगतते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सरकार है, वो अगर जो तंत्र है, चलिए और बताइए कोई। और लोग बताइए। ठीक है, मैं अपना बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी और साथी जो हैं चर्चा को आगे बढ़ावे। धन्यवाद। आइए भाई। विपुल जी, मैं थोड़ा बोलता हूँ इस पे। हाँ। ये मुझे लगता है कि जो बेंगलोर में जो हादसा हुआ है, ऐसे हादसे केवल बेंगलोर में ही नहीं, हमने अन्य कई स्थानों पर देखे। जो एक मंदिर था जहां पर मंदिर की दीवार गिर गई और वहां पर कई लोग घायल हो गए। इसी प्रकार से हमने देखा एक बाबा थे सफेद शर्ट वाले, सफेद रंग का ही कपड़ा पहनते थे, वहां पर भगदड़ मची और वहां कई लोग मारे गए। इसी प्रकार से हमने देखा कि कुंभ के मेले में सबसे पहले सुनिए जी, ये भीड़ जो है ये जमा कहाँ होती है?
चाहे आप क्रिकेट के मामले में देखिए, चाहे आप जो पंडाल लगते हैं वहां देखिए, ये भीड़ हमेशा वहां लगती है जहां किसी प्रकार से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है। भारत में देखा जाए तो भारत में लोगों का क्रिकेट के प्रति बहुत अधिक भावनात्मक जुड़ाव है। इसी प्रकार से बाबाओं के यहाँ देखेंगे, कथाओं में देखेंगे, प्रवचनों में देखेंगे, या कई ऐसे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, जैसे आज गंगा दशहरा के मौके पे यहाँ ऋषिकेश में या हरिद्वार में बहुत अधिक भीड़ थी। तो सुबह आते समय भी मुझे जो है वो लगा कि पूरा जो है आने जाने का रास्ता जो है पूरी तरह से जाम हो गया था। तो इसमें अधिकांशतः लोग वो आते हैं जिनकी किसी धार्मिक कार्यक्रम से श्रद्धा हो, और धर्म के नाम पर लोगों को बहुत जल्दी एकत्रित कर लिया जाता है। या फिर भारत में अगर क्रिकेट को देखा जाए तो भारत में क्रिकेट भी धर्म की तरह ही पूजा जाता है। उसकी उसके साथ भी लोगों की ऐसी ही भावनाएं जुड़ी जुड़ी हुई हैं जैसे कि वो उनकी संस्कृति का ही हिस्सा हो। तो जहां भी लोगों की भावनाएं जुड़ी जाती हैं वहां उन्हें किसी न किसी प्रकार से जोड़ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में इसके लिए जो सबसे जो अधिक जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो भावना प्रधान हैं, कि भावना प्रधान लोग ही संगठित होते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या आपको कम दिखाई की देगी जो समझदार हैं। कुंभ में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा बाद में जाके नहा लेंगे या पहले जाकर के नहा लेंगे। कुछ ऐसे भी अफवाह उड़ाई गई कि 144 वर्ष के बाद आ रहा है, इतने वर्ष के बाद आ रहा है। तो लोगों के अंदर जो है और भावना हो गई कि फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो लगभग 50-60 करोड़ लोगों की भीड़ हो गई। एक दूसरा पक्ष ये है कि जब इतनी मास पॉपुलेशन होती है तब आपके पास कुछ व्यवस्था होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की। हम ऋषिकेश में देखते हैं, यहाँ जब कांवड़ की यात्रा लगती है तो पूरा ऋषिकेश जाम हो जाता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि पुलिस वालों को हम कहाँ लगाएं, न्याय और सुरक्षा व्यवस्था में लगाएं जहां पर पहले ही से ओवरलोडेड है, या फिर हम उन्हें उन बाबाओं में, पंडालों में लगा दें, नेताओं की सिक्योरिटी में लगा दें। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, ऐसे में हमारे लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। और आज देखने में यही आता है कि कोई रैली निकलती है या कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उस जिले के पूरे पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को वही लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि सारे बड़े बड़े जो अधिकारी जो होते हैं वो सारा काम धाम छोड़ करके वहीं पे लग जाते हैं। उसके बाद भी ऐसी असफलता हो जाती है, ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उनको वास्तव में एक व्यवस्था करनी चाहिए कि इतने लोगों की जो है क्षमता है, या वो एक अनुमान लगा लें और उसके अनुसार वो व्यवस्था बनाएं। समस्या यहाँ ये आती है कि अनुमान से अधिक संख्या हो जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका दोष न तो सरकार को दिया जा सकता है, न तो हम पूरी तरह से उन जो प्रबंधक समिति है उसको दे सकते हैं, बल्कि इसका दोष ज्यादातर उन लोगों में दिखाई देता है जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, या जो जनता है वो एक जगह एक समूह जो है इकट्ठा हो जाता है। जाहिर सी बात है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे वहां किसी न किसी प्रकार के हादसे की संभावना तो बनी रहती है। लेकिन अगर आप एक बड़े स्तर के कार्यक्रम पर देखते हैं जहां 50 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ जहां 10 लाख 20 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं, अगर उन ऐसे हादसों में कुछ लोग मर भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसे आप उससे आप सारी व्यवस्था को ये नहीं कह सकते कि सारी व्यवस्था खराब है, क्योंकि एक बड़ा आपने कार्यक्रम किया है। और ऐसी व्यवस्थाएं कोई पहली बार नहीं हुई है कि ऐसी व्यवस्था हुई या लोग मर गए, ऐसा हमेशा होता रहा है। यहाँ लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है कि लोग भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने का प्रयास करें। या फिर हो सकता है कि जो घर पर बैठ करके देख सकते थे कार्यक्रम को, उन्होंने भी वहां रह करके देखना उचित नहीं समझा। तो उनका जुड़ाव क्या है कि हमको लोगों को वहां बैठ करके देखना है। तो ऐसे में जो है प्रबंधक समिति की एक व्यवस्था की अपनी सीमा तो है, जैसे ही उस सीमा से अधिक लोग होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी, दौड़ भाग होगी। तो वहां आप देखेंगे कि कुछ लोग मारे जाते हैं। लेकिन इससे जो है पूरी की पूरी व्यवस्था पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है विपक्ष की आती है या भारत में राजनीति की बात आती है तो जैसे आपने देखा कि ये जो कुंभ मेले में जो घटना हुई तो सारा विपक्ष एक तरफ हो गया, उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो कर्नाटक में जो घटना हुई है वहां पर भी देखेंगे तो एक पक्ष हो गया, या सरकार की तरफ से कह लीजिए उन्होंने दूसरे पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर राजनीति न होती हो।
और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर लेकर के होती है जिसको बड़े ही शर्मनाक स्थिति कह सकते हैं। अभी अभी जिस प्रकार का जो राहुल गांधी का जो हमने स्टेटमेंट सुना, नरेंद्र को सरेंडर कहना, आप जानते हैं कि आपकी हरकतों से सीधा सीधा फायदा किसको मिलता है? शत्रु पक्ष को मिलता है। तो हमारे यहाँ चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, वह राजनीति के लिए इतनी हावी हैं, इतने हावी हैं कि वह ऐसी ऐसी बातों पर राजनीति कर रहे हैं जिनके वास्तव में राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उसे एक दुर्घटना माननी चाहिए, ना कि उसमें आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए और वोट बैंक मान लिया जाए। मुझे तो यही दिखाई देता है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को इस देश की संसद एक वोट के रूप में देखती है, और जो विपक्ष विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो अपनी भूमिका को उस प्रकार से निभा नहीं रहा है। या हम सत्ता पक्ष की भी बात करें, सत्ता पक्ष भी जब विपक्ष में जाता है तो ऐसे ही लाभ लेने का प्रयास करता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं राजनीति का जो गिरता हुआ जो स्तर है उसको दर्शाता है। कई बार हम लोग कह भी देते हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था एकदम कैटल मार्केट की तरह हो गई है। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है संसद में पशुओं का कोई झुंड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो गंभीर विषय हों, या ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिसकी कोई गंभीरता नहीं है। तो जो वास्तव में इस देश की बड़ी समस्याएं हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उन पर चर्चा ना करके केवल उन दुर्घटनाओं पर चर्चा की जाए जो कि वास्तव में एक जो है जानबूझ करके नहीं की गई है, या इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत की राजनीति की भी। लेकिन इसका पूरी तरह से दोष हम सरकारों पर किसी तरह से नहीं डाल सकते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। ये प्रबंधक समिति का है, और जो जनता भावना प्रधान है, लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ होगी, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। मैं यही कहूंगा कि लोगों को बचना चाहिए। जी धन्यवाद, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए भाई और लोग। ये जो आज का विषय लिखा है, मैंने जब इस बताइए। घटना के बारे में अगले दिन अखबार में पढ़ा था ब्रजेश जी, जी। तो एक दो साथी से सभी चर्चा कर रहे थे इस मामले की, और मैंने समझा कि ये अय्याशी की मौत है, कोई इसमें दुख दर्द का कोई मामला नहीं है। लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, समझ घटेगी, तकनीक खरीद कर जो इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, क्योंकि उसे उसकी गति का, उसकी शक्ति का कुछ अंदाजा नहीं होता है। ये घटनाएं होती रहती हैं। समाज के लिए ये कोई गंभीर सबक का विषय नहीं है, जब तक के समाज यथार्थ के अनुसार या लोग यथार्थ के अनुसार निर्णय करने पर आमादा ना हो। भीड़ जब परिस्थिति अनुसार निर्णय लेना छोड़ देती है और दिखावे को उसका चरमोत्कर्ष बन जाता है, हर चीज दिखावे पर ले जाती है, तो ऐसे परिणाम आते रहते हैं। और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि एक क्रिकेट मैच देखना कोई बुरी बात नहीं है, और कोई बहुत सार्थक बात भी नहीं है। ये क्रिकेट मैच देखना या इस प्रकार के पब्लिक इवेंट का होना ना बहुत सार्थक है ना बहुत बुरा है। मनोरंजन के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन अनुशासन खोना और उमंग में चरम तक पहुंच जाना, चरम को पार कर जाना, इसका मतलब ये है कि उस भीड़ में जो लोग हैं शामिल, उनका विवेक या उनका धैर्य काम नहीं कर रहा है। और जब धैर्य काम नहीं करेगा तो जो बात मैंने पहले कही है वही परिणाम आएगा। इसका दुख और विलाप क्या है? मेरी समझ के अनुसार तो ये बात है जो मैंने कही है। धन्यवाद। और साथी अपनी बात रख सकते हैं। वैद्यराज जी कुछ कहना चाह रहे थे। बताइए और किसी को कुछ कहना है। चलिए, तो अब हेलो। मैं थोड़ा आपको, वैद्यराज जी बताइए।
मैं बोल रहा था ये दुर्घटना हो सकती है या प्रायोजित हो सकता है किसी के द्वारा, जांच के बाद पता चलेगा। सरकार को इसमें खर्चा क्यों करना चाहिए? अगर किसी के द्वारा कुछ किया गया है तो सारा जुर्माना उन्हीं के ऊपर डाला जाए, सरकार को इसमें खर्चा नहीं करना चाहिए। और दुर्घटना है तो दुर्घटना की तो संभावना होती है, ट्रेन में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, हवाई जहाज में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसमें पैसा मुआवजा देना कितना, किसका, किसके द्वारा देना चाहिए, ये विचारणीय बात है। मेरे को सीखना है, जानना है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग विचार कर रहे हैं, ये विचार आज से हम नहीं कर रहे हैं। यह विचार तो हम लोग 50 वर्षों से कर रहे हैं और आज तक कोई समाधान हम लोग खोज नहीं सके। हम मतलब पूरा समाज अब तक समाधान खोज नहीं सका है। आपने एक सच्ची घटना, रामानुजगंज की एक सच्ची घटना आपने फिल्म लोक स्वराज्य में देखी थी। उस घटना को आप ठीक से अगर देखेंगे, यही घटना थी। एक व्यक्ति ट्रेन में टिकट के लिए खड़ा हुआ है और एक दबंग आदमी धक्का दे करके टिकट ले आता है। अब जो आदमी खड़ा है उसको डर होता है कि अब ट्रेन छूट जाएगी हमारी, तो तब वह भी धक्का दे करके टिकट लाता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन गलत। उस पूरी फिल्म में ये 3 प्रश्न उठाए गए हैं। धक्का खाने वाला गलत, धक्का देने वाला गलत, अथवा धक्का देने वाले को 2 झापड़ मारने वाला गलत। क्योंकि अगर 2 झापड़ मार दिया तो पुलिस ले जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर आज तक खोजा नहीं जा सका, तीनों में गलत कौन है। लेकिन समाधान तो खोजना पड़ेगा। अगर हम नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा। तो ये जो घटना है, ठीक ये इसी घटना की पुनरावृत्ति सब जगह हो रही है। कहीं एक जगह आपने सुना होगा, किसी एक नेताजी ने गरीबों को साड़ी बांटने की योजना बनाई और साड़ी बांटते बूटते 1-2 लोग मर गए उस धक्के में। अभी आपने अल्लू अर्जुन का नाम सुना होगा। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। परिणाम हुआ 1-2 लोग मर गए। इस प्रकार की घटनाएं चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक घटनाएं भी होती हैं इस तरह की। जहां भी इस तरह भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो भीड़ अराजक भीड़ इकट्ठी हो जा रही है। अब प्रश्न है कि बिल्कुल जो आपने जितनी चर्चा की है, यह प्रश्न तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि हम इसका समाधान क्या कर सकते हैं। जो समाधान किया जा रहा है वह वास्तविक समाधान नहीं है।
एक राजनीतिक दल कहता है कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अरे भाई, क्या आज तक कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की घटनाओं पर त्याग पत्र देता है? आपने जो मांग की त्याग पत्र की, क्या उसको समाज में 1% लोग भी गंभीर समझ रहे हैं क्या आपकी मांग? तो आज राजनीतिक दलों की इतनी विश्वसनीयता गिर गई है, जो खुलेआम मांग कर रहे हैं और उसको कोई जनता, एक एक भी आदमी उसको समझ ही नहीं रहा है कि ये बोलने वाले में कोई गंभीरता है, जबकि बोलने वाला बहुत बड़ा नेता है, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। अब इसमें से आपको यहाँ यहाँ एक बात जो गंभीर पैदा होती है कि राजनेताओं की भी, 200 रुपये रोज आप ले सकते हो, चाहे रोटी खाओ चाहे अपनी पॉकेट में रखो। मदन जी, आप अपना बंद रखिए। तो राजनेताओं की भी विश्वसनीयता गिरकर भाई सर आपका तो होगा ना सवेरे को। खिलाड़ियों की, रोबिन जी, मदन जी का माइक बंद कर दीजिए। उन खिलाड़ियों के समान ही गिर गई है। जैसे हम लोग कलाकार डांस वगैरह, कई जगह मैंने देखा है कि अगर कोई बढ़िया डांस हो रहा है तो उसमें धक्का मुक्की हो गया, एक आध आदमी का हाथ पैर टूट गया, ज्यादा भीड़ हुई तो कोई मर भी गया। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, यह बात विशेष नहीं है चर्चा की। दोषी कौन है? तो दोषी भी खोजना समाधान नहीं होगा उसका। वास्तविक मुद्दा यह है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें इस समस्या के समाधान पर आपको बताता हूं। इस समस्या का ही समाधान है व्यवस्था परिवर्तन। मतलब रेल का टिकट कटाने के लिए जो आदमी धक्का देकर आगे गया, उस व्यक्ति को तत्काल व्यवस्था के द्वारा कड़े दंड की व्यवस्था होगी। सब लाइन में चलेंगे, कोई धक्का नहीं देगा। एक ही तो समाधान है। अगर धक्का देने वाले को, यदि धक्का खाने वाला रोकेगा तो मार खा जाएगा। अगर धक्का देने वाले को कोई तीसरा आदमी रोकेगा तो कानून दखल देगा। अगर धक्का देने वाले को व्यवस्था रोकेगी तब यह जो व्यवस्था मजबूत होगी उसमें धक्का देने वाला आगे नहीं जा सकेगा। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमारी कानून व्यवस्था मजबूत हो कि कोई भी व्यक्ति धक्का देकर आगे जाने की हिम्मत न कर सके, इतनी मजबूत हो। दुर्भाग्य से हम लोग कर क्या रहे हैं? उल्टा। अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया तो एक न्यायपालिका बैठी हुई है सवाल उठाने के लिए कि आपने सीमा से कुछ ज्यादा बल प्रयोग कर दिया। अगर सीमा से कम बल प्रयोग कर दिया तो न्यायालय या सरकार या जनता बैठी हुई है
कि आपने बल प्रयोग क्यों नहीं किया, और उसने थोड़ा सा बल प्रयोग अधिक कर दिया, थोड़ा सा, तो आप बैठे हुए हैं कि आपने बल प्रयोग अधिक क्यों कर दिया। बल प्रयोग किसके साथ किया गया? किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर बल प्रयोग किया गया जो लाइन में चल रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं। सीधा सीधा आप ऐसा कानून में बदलाव करिए, यदि कोई पुलिस वाला जानबूझकर बुरी नीयत से बल प्रयोग करता है, तब आप उसको दंडित कर सकते हैं बुरी नीयत से। अगर वह अच्छी नीयत से सीमा से अधिक भी बल प्रयोग करता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करने वाले पर बल प्रयोग हो रहा है, सही करने वाले पर नहीं हो रहा है। तो एक तो यह होना चाहिए कि आपको पुलिस का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, या पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को जो लाइन तोड़ के जा रहा है उसको पीट दिया, तो हमारे ही कई साथी कहते हैं कि उसको पीटने का क्या अधिकार था। अरे भाई, उसने, उसका यह प्रश्न पूछो कि उसने किसको पीटा, किसी निर्दोष को पीटा कि किसी दोषी को पीटा। अगर दोषी को पीटा तो आपका क्या बिगड़ गया इसमें? आप तो उस दोषी को पूछिए कि तुमने ये क्यों किया। तो पहला काम यह है कि कानून व्यवस्था को आप किताबों तक मत रखिए, पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाइए। एक, दूसरा, जिस प्रकार भारत का आम लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो रहा है, जब आप एक बात सोचिए कि हमारे परिवार के कोई कभी कभी हमारे परिवार के लोग कुंभ नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि हम लोग अपना घर का काम छोड़ करके कुंभ जाएंगे। अब पिछले 2-4 वर्षों से हमारे परिवार के लोग भी अनाथ शनाथ यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों को, पति पत्नी को छोड़ करके हमारे सब परिवार के लोग कुंभ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, और उस जीवन स्तर के सुधरने का परिणाम हो रहा है कि सब जगह धार्मिक स्थलों पर, खेलों के स्तरों पर, राजनैतिक स्तर पर, अन्य किसी भी स्तर पर एक सीमा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जा रही है। यह बात भी सवाल तो है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जीवन स्तर गिरा दिया जाए लोगों का, ये तो समाधान नहीं है। लेकिन एक समाधान तो हो सकता है कि आप इस प्रकार के बड़े आयोजनों से सरकार को अपना आय का साधन बनाना चाहिए। अभी सरकार कहां से टैक्स ले रही है? अनाज पर टैक्स, ऑयल सीड्स पर टैक्स,
जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स, तो आप पेड़ों पर टैक्स, आंवला पर टैक्स, तो आप घी पर टैक्स लेंगे, दूध पर टैक्स लेंगे, आंवला पर टैक्स लेंगे, हर चीज पर आप टैक्स ले रहे हैं। खर्च कहाँ कर रहे हैं? क्या यह उचित नहीं होगा कि ये सारा टैक्स इधर से बंद कर दिया जाए और इस प्रकार के आयोजनों को महंगा कर दिया जाए? आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि महंगा भी कर देंगे तब भी भीड़ बढ़ेगी, तो क्या दिक्कत है आपको, आप महंगा कर दीजिए। देखिए एक बार महंगा करके जरूर अंतर पड़ेगा। अब तीसरी बात यह है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई मरा, तो मरने वाले को सरकार का मुआवजा क्यों मिलना चाहिए? कंपनी मुआवजा देती है, देना चाहिए कंपनी। सरकार को मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन उसकी कहावत हम लोगों के यहाँ प्रचलित है, आपके यहाँ है कि नहीं, कि सेती के चंदन घिस मोरे लल्लन। मुफ्त का चंदन है, घिसे जा रहे हैं उसको। मुफ्त का जनता का पैसा है, टैक्स लगा करके लूटो और लूट करके बांटो। क्या जरूरत है भाई इस प्रकार के करने की? तो इस प्रकार के जो भीड़ भाड़ वाले आयोजन हैं, इस प्रकार के आयोजनों को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इन आयोजनों को निरुत्साहित कर सकते हैं हम लोग, समाज के लोग इस प्रकार के आयोजनों को निरुत्साहित कर सकते हैं, जिससे भीड़ कम बढ़े। हमारे हाथ में तो और कुछ है नहीं, हम लोगों के हाथ में। लेकिन अब कह सकते हैं कि भाई काहे को गए थे, क्या मतलब था, तुमको क्या मिलने वाला था वहां? अब गए थे तो मरो। हम तो नहीं मरे उसमें, क्योंकि हम तो गए ही नहीं। तो इस प्रकार के खेलों के आयोजन या जो भी आयोजन हैं, इन आयोजनों को हम निरुत्साहित कर सकते हैं, एक। दूसरा, पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। जो व्यक्ति भी कानून तोड़ता है, उस कानून तोड़ने वाले को आप ईट बट लगा करके मत सवाल उठाइए। ठीक है, उसने थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो क्या पुलिस वाला डंडा मार देगा? अगर वह पुलिस वाला उस व्यक्ति को न्यायालय में चालान कर दे, तब भी आप कहिएगा कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, कि अरे दो चार झापड़ पीट के छोड़ देते उसको। अब न्यायालय में आपने भेज दिया, उसका सारा काम चौपट हो गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। कानून के अनुसार कर नहीं सकता है, पीट दिया तो बुरा लग गया। तो पुलिस विभाग का भी मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, और समाज के लोगों का मनोबल घटाने की जरूरत है। उन्हें कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून बदलने के लिए प्रोत्साहित करिए। दुर्भाग्य यह है कि कानून बदलने का अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको साथ नहीं मिलता है। कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको वाहवाही मिल जाती है, समर्थन मिल जाता है। इसलिए इस विषय पर यह जो घटना है कर्नाटक की,
यह कोई अभी चर्चा हुई कि यह कोई अकेली घटना तो ऐसी है नहीं। इस घटना में सुरक्षा देना सरकार का दायित्व तो नहीं है, सरकार का कर्तव्य है। अगर इस प्रकार का कोई आयोजन होता है, उस आयोजन की सुरक्षा देने के लिए सरकार को क्यों अपना बजट लगाना चाहिए? सरकार को का जितना खर्च होता है उससे ज्यादा उस सरकार को वसूल होता है, लेकिन अब सरकार उसमें अपना पैसा लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसको सरकार का दायित्व मान लिया गया है। यह सरकार का दायित्व नहीं है। इस तरह मेरे हिसाब से हम लोगों को इस सारी समस्या पर पूरा आमूल चूल विचार करना पड़ेगा और वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी उस रेल के टिकट कटाने वाली घटना से। हमको यह समाधान खोजना पड़ेगा कि टिकट कटाने वाली घटना में जो व्यक्ति खड़ा रह गया, ट्रेन छूट गई, धक्का खाया, खड़ा रह गया, तो समाज ने कहा कि मूर्ख था। जो धक्का देकर गया तो समाज ने कहा कि दादागिरी किया, उसको धक्का देने की क्या जरूरत थी, खड़ा रह जाता। जिसने धक्का देने वाले को पीटा उसको नक्सलवादी कह दिया गया। यह सच्ची घटना आपको बता रहा हूं मैं कहानी नहीं बता रहा हूं तीनों। यह सच्ची घटना है कि किसी व्यक्ति ने उसको पीटा, और पीटा तो उसको नक्सलवादी घोषित भी किया गया, और उसने फिर बाद में और मर्डर वगैरह भी किए। नक्सलवादी घोषित किया गया और नक्सलवादी कह करके उसको गोली मारी गई। यह तो घटना मैंने देखी है सब। तो इन तीनों तीनों का समाधान है व्यवस्था परिवर्तन। और मैंने आपको जो उसको थोड़ा डिटेल में बताया, तो इस विषय पर अब आगे आप और चर्चा को आगे बढ़ाइए। किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। या कोई प्रश्न भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, इस प्रकार के जो आयोजन कराते हैं, तो इनके पास बजट तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बीसीसीआई की कमाई भी बहुत ज्यादा है। या जो पंडाल लगते हैं तो उनके 20 लाख 40 लाख रुपए के तो पंडाल लगा रहे, तो उनके पास बजट की तो कोई समस्या नहीं होती है। और वो सरकार को एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में भी जाता है, बीसीसीआई से या खेल मंत्रालय से जाता है। समस्या ये आती है कि जो लोग स्टेडियम के अंदर थे उनसे तो अव्यवस्था नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो स्टेडियम के बाहर निकलते हैं तो बाहर की भीड़ भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था और सारा प्रबंधन जो है उन्होंने अनुमान लगाया है कि भीतर कितने लोग हैं, आएंगे जाएंगे या किस रास्ते से आएंगे, कहाँ व्यवस्था है, सब बना रखी है। जैसे ही बाहर निकालते निकलते हैं किसी खिलाड़ी को देखने के लिए, वहां संख्या अनियंत्रित हो जाती है। और वहां पर हम कोई लिमिट भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे भारत का कोई खिलाड़ी किसी दूसरे देश से गोल्ड मेडल जीत कर आता है, और जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो जहां उतरता है वहां लाखों की संख्या में भीड़ उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। वहां पर सरकार कोई व्यवस्था नहीं दे पाती है, तो वहां पर व्यवस्था कैसे बनेगी? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं। मेरी लड़की और दामाद वहीं रहते हैं, बेंगलोर में ही।
मैंने तुरंत उन लोगों से पूछा। उन लोगों ने बताया कि बाबा जी, मेरी पोती है वो, जो अभी शादी हुई है, वो बोली कि बाबा जी, रात को जब ये सूचना मिली कि जीत हो गई, एकदम लोग पागल हो गए। रात में ही इतना बम फड़ाका, सड़क पर भीड़ रात को शुरू हो गई। आखिर इस पागलपन को कैसे, भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को भी। तो ये पूरा, और ये जो बताया गया, हमको उसने बताया कि यह बात पूरे पूरे माने बेंगलोर शहर की हो गई कि सड़कों पर एकदम। फिर सरकार ने भी इस भीड़ भाड़ को प्रोत्साहित किया। वहां की सरकार ने, मतलब कर्नाटक की सरकार ने, इस जीत को अपने प्रदेश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया। क्या इस प्रकार की, मैंने अभी खेलों में जीत को अगर आप उसको राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाएंगे तो भाई ये तो अच्छी बात तो नहीं है। बाबूजी, आपने जो कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बड़ी संख्या में सरकार जो है वो पैसा कलेक्ट कर सकती है, तो सरकारें करती तो हैं, लेकिन एक समस्या यह आती है कि पुलिस संघ की जो संख्या है, या जो हमारे पास जो सुरक्षा बल है, वह तो एक सीमित संख्या में है। और हम ऐसे किसी कार्यक्रम को देखते हैं जब ऐसी कोई घटना होती है या कांवड़ यात्रा होती है, तो ये कितना उचित है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके वो सारा फोकस जो है कांवड़ में लगा दें या वीआईपी नेताओं की सुरक्षा में लगा दें। आप एक बात बताइए ब्रजेश जी, जी। कि जब बड़ी मात्रा में पैसा आएगा जी। सरकार के पास, तो बड़ी मात्रा में पुलिस वाले भर्ती किए जाएंगे। जी। आपके पास जब धन बहुत आएगा उसी आयोजन से, तो अगर इस प्रकार के आयोजनों से धन अधिक आएगा तो दो बातें होंगी। कुछ तो भीड़ कम होगी और कुछ पुलिस की संख्या बढ़ेगी। क्या दिक्कत आएगी फिर? बाबूजी, मैं देखता हूं कि जैसे वीकेंड में यहाँ बहुत भीड़ होती है ऋषिकेश में, तो सरकार के पास यह व्यवस्था हो सकती है कि एक रूट जो है उसके जगह 3 अलग अलग रूट में डाइवर्ट कर दिया जाए भीड़ को, तो वो वहां कर व्यवस्था दीजिए, बनाई जाती है। जो भी जी। कर सकते हैं करिए। जी। जी। भाई मेरे हिसाब से सरकार को इस प्रकार के आयोजन में खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का। कहीं मंदिर में भीड़ हो गई, मर गए 25 लोग, 50 लोग हो गए, बस सबको मुआवजा दे के करके हो गया, मंदिर का काम खत्म। क्या है ये सब? आप बताइए ज्ञानेंद्र जी, आपका प्रश्न जो था उस पर अगर कोई, किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बताइए। ये विषय है बहुत जटिल, समाधान खोजना बहुत जटिल है। विषय की व्याख्या कर देना उतना जटिल नहीं है। बाबा, मेरा यही प्रश्न था कि इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने देना और इस भीड़ का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होना, यह तो बहुत ज्यादा आम है। इसको रोका तो जा नहीं सकता। ऐसे सामान्य तौर पर भी कुंभ का आयोजन है, कैसे रोकेंगे आप उसको?
दुर्गा पूजा का आयोजन है, आप उसको कैसे रोकेंगे? ईद बकरीद का या फिर उनका अपना कोई है, उसको कैसे रोकेंगे आप? अगर हम इस व्यवस्था को, जो अभी प्रचार का माध्यम है, इस भीड़ को इकट्ठा करने का जो प्रचार का माध्यम है, अगर उसको हम विकेंद्रित व्यवस्था कर देते हैं कि एक जगह इकट्ठा होने से लाभ लेकर भी किसी को बहुत ज्यादा लाभ ना मिले, तो मुझे लगता है कि स्थिति ठीक नियंत्रण में हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में क्या है कि सत्ताएं बिल्कुल केंद्र में बैठी हुई हैं, सारा पैसा जाना वही है। माध्यम चाहे जो हो सकता है, चाहे वो टैक्स का माध्यम हो सकता है, चाहे वो आयात निर्यात का माध्यम हो सकता है, चाहे वो उत्पाद शुल्क का माध्यम हो सकता है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के माध्यम से आय का साधन हो रहा हो। अगर पैसा सब एक जगह जा रहा है, तो जहां जा रहा है वहां प्रयास बहुत तेजी से किए जाते हैं कि हम वहां पे कब्जा बना लें, और उस पे कब्जा बनाने का प्रयास का एक माध्यम होता है भीड़ इकट्ठी कर लेना, क्योंकि ये भीड़ तंत्र है। तो मेरा ये था कि क्या भीड़ इकट्ठा होने को रोका जाए, या फिर इस तरह के आयोजनों को रोका जाए, या इस तरह के आयोजन से होने वाले लाभ को रोका जाए। लेकिन जो आपने बात कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। बाबा एक जी, आप वैदराज बोल रहा हूँ। बताइए, मैं वैद्यनाथ जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा है लोक स्वराज ही इसका समाधान है, यानी कि वहां पास में यातायात का शुल्क ही इतना बढ़ जाएगा तो लोग, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी वहां पास में, या आयोजनों का शुल्क इतना बढ़ जाएगा तो वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। यही एकमात्र समाधान है। न रोका जाना चाहिए, न नियंत्रित किया जाना चाहिए, किसी प्रकार के कुछ करने की जरूरत नहीं, सरकार को कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस आयोजनों को हतोत्साहित करने के लिए इस पर शुल्क बढ़ा दिया जाए, यात्रा शुल्क बढ़ा जाए, यानी कि पेट्रोल डीजल पर कर लगा दिया जाए। मतलब लोक स्वराज ही समाधान है, बस सही बात यही है। वह शुल्क भी तो एक जगह जाएगा ना भाई साहब। अगर यह विकेंद्रित व्यवस्था, जो हमारी एक प्रपोजल है जिसके हिसाब से स्थानीय इकाइयों को अपनी व्यवस्था करने की स्वतंत्रता मिल जाए, मतलब जैसे ऋषिकेश की जो समस्या बताई भाई साहब ने, ब्रजेश जी ने, कि वीकेंड्स पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, और वीकेंड्स पर वहां की जो भीड़ इकट्ठा होती है उससे जो राजस्व इकट्ठा होता है वो लेते हैं दिल्ली वाले, और जो असुविधा होती है वो मिलती है ऋषिकेश वालों को। अब अगर उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ऋषिकेश वालों की भी हो जाए, तो उनको लगता है कि हमें शुल्क, यहाँ पे प्रवेश का शुल्क या यातायात के लिए टोल का जो पैसा लगता है, या बाजारी जिसको कही जाती है, स्थानीय जो टैक्स है, हम उसको बढ़ा दें उन 2 दिनों के लिए। उससे आय का एक माध्यम बनेगा, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए उनके पास विकल्प रहेंगे। ऐसे बहुत सारे नए विकल्प खुलेंगे जिससे हो सके। अब जैसे इलाहाबाद का इस बार कुंभ का आयोजन रहा, पूरे 4 महीने तक इलाहाबाद और उससे सटे हुए कम से कम 20 जिले ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। अगर यह आयोजन की जिम्मेदारी, या यह कह लीजिए कि इस आयोजन में भूमिका स्थानीय इकाइयों की भी थोड़ी बहुत रही होती, तो मुझे लगता है असुविधा कम होती, और व्यवस्था और लेवल पे अच्छे जाकर के की जा सकती थी। बस यही इतना कहना था। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको पिछले हफ्ते की एक घटना बताता हूँ। हमारे घर से लगभग 5-7 किलोमीटर पहले जाम लगता है और ऋषिकेश तक लगता है लगभग 10 किलोमीटर। यहाँ पर मेरी एक व्यक्ति से बात हुई और मैंने कहा कि आप लोगों को सरकार जो है रूट डाइवर्ट करके उधर से भी भेज सकती थी, तो आप लोग ये जो है मेन मार्केट से होकर क्यों जाते हैं सब। तो उसने कहा कि हमें पुलिस वालों के द्वारा इसलिए रोक दिया गया क्योंकि जो ऋषिकेश के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका जो बेनिफिट होगा वो तभी होगा जब हम लोग मार्केट से होकर के जाएंगे। अगर हम लोग रूट डाइवर्ट करके जाते हैं तो जो व्यापारी है या जो वहाँ के लोकल दुकानदार हैं उनका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने इतना दबाव बनाया कि जो गाड़ियां दूसरे रूट से घूम करके जा रही हैं उस बाईपास को रोका जाए और सारी गाड़ियां मेन रोड से ही निकाली जाएं। ठीक है, कुछ शोभित जी अगर कोई बात करना चाहेंगे, आप पहली बार जुड़े हैं। शोभित आर्य जी का मैं आपको परिचय खाली दे देता हूँ।
कि आप हरिद्वार के हैं रहने वाले, और आज वो रायपुर आए थे, तो अगर कोई बात कहनी हो तो आप बता सकते हैं। और कोई कुछ किसी को? कोई बात कुछ पूछना हो, बताना हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। बाबा, एक सूचना देनी थी यहाँ पे। हाँ। आ, बहुत सारे साथियों के पास फोन गया होगा, अपने जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं गया है उनको भी ये सार्वजनिक रूप से सूचना दी जा रही है। कल 2 बजे ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग किया जाए, या ज्ञान केंद्रों की जो व्यवस्था रचना है उससे संबंधित एक बैठक रखी गई है। इसी लिंक पर बैठक होगी। जो अपने साथी हैं वो इसी लिंक से कल दोपहर में 2 बजे वो जूम पर चर्चा होगी। विषय मैं एक बार स्पष्ट कर दूं। विषय यह है कि जो जिन लोगों ने सहमतियां दी थी कि हम ज्ञान केंद्र का संचालन करेंगे, उन ज्ञान केंद्रों के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, अपनी योजना उनके सामने रखने के लिए एक यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। सितंबर माह में साधारण तौर पे हम लोगों ने पहले तय किया था कि 5 तारीख से 25 सितंबर तक यात्रा करेंगे। लेकिन जैसा आज रूट हम लोग बना रहे थे तो हमको लग रहा है कि यह यात्रा कुछ और लंबी भी चल सकती है। 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में भी, और उस 25 सितंबर के बाद भी हम लोग यात्रा में रह सकते हैं। तो आप लोग उस मीटिंग में जरूर जुड़िए। और एक चीज कम से कम यह स्पष्ट हो जाए कि हम यहाँ से निकल करके, नरेंद्र जी, हम और अपने सभी साथी जो विजय जी वगैरह भी हैं, और भी जो साथी साथ में चलना चाहेंगे, हम लोग हर ज्ञान केंद्र पर जाकर उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इसकी व्यवस्था रचना आदि बनाया जाए। इसी के संदर्भ में कल 2 बजे की मीटिंग है, आप लोग जरूर जुड़ें। जी। रॉबिन जी, मीटिंग को क्या कहते हैं, विपुल जी, मंडे का कुछ विषय बताना है तो बता दीजिए। मैं कल बता दूंगा। हाँ, कल बता देंगे। रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। कल सोमवार को फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। सभी को नमस्कार।